मिसcellaneous एक्सरसाइज का जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड द क्वेश्चन इज इन अ गेम अ मैन विंस अ रुपी फॉर अ 6। ओके, एक आदमी जो है जैसे मानो अगर आप डाइस को फेंकते हो और 6 आता है तो आप 1 रुपये जीतते हो एंड लॉसेज अ रुपी फॉर एनी अदर नंबर। अगर 6 के अलावा कोई और नंबर आएगा तो आप हार जाओ, 1 रुपये वो हार जाता है। 6 आएगा तो वो जीतेगा, और अगर 6 के अलावा कोई भी और नंबर आएगा लाइक 1 2 3 4 5 तो ही विल लूज 1 रुपी। When a pair dice है, okay. The man decided to throw a dice thrice. तो मैंने क्या डिसाइड किया कि वो डाइस को 3 बार फेंके, but to quit as and when he gets the 6। तो जैसे 6 आएगा वो क्विट कर देगा। Find the expected value of the amount you lose or loss। ये अब आपका न्यू कंसेप्ट है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब आपको मीन वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट सिंपल होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की कहते हैं और इसका सिंबल होता है ई एक्स। ई एक्स का मतलब आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स की फाइंड करनी है, क्या हो सकती है, और इसका फॉर्मूला होता है ऑटोमेटिक समेशन, दैट इज समेशन ऑफ एक्स इनटू पी एक्स। अब पी एक्स तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, यानी पर्टिकुलर केस में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसे कि अगर वो 1 रुपया जीतेगा तो 1 रुपया जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसमें जो भी डिफरेंट केसेस होंगे उन केसेस के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो केसेस हो गए एक्स और उनके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हो गया पी एक्स। उनके प्रोडक्ट का अगर आप सम कर दोगे देन यू विल हैव दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। प्रैक्टिकली जब क्वेश्चन को करवाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखो क्या है क्वेश्चन में आपका, इन अ थ्रो ऑफ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6, वो आपको पता 1/6 है, 6 का ना आना ही हो गया 5/6। ओके, अब यहाँ पे कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? यहाँ पे 3 बार वो डाइस को फेंकेगा तो 3 केसेस हो सकते हैं। क्या? इफ ही गेट्स द 6 इन द फर्स्ट, हो सकता है फर्स्ट रो में 6 आ जाए। फर्स्ट रो में 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी? 1/6। तो फर्स्ट रो में अगर 6 आ जाए तो वो 1 रुपया जीत जाए, यानी कि 1 रुपया जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो ये आपका एक्स हो गया, और इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/6, ये आपका पी एक्स है, एक्स इंटू पी एक्स। ओके, आगे चलते हैं, सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में क्या कहा, इफ इट डज नॉट गेट अ 6 इन फर्स्ट रो, अगर उसका फर्स्ट रो में 6 नहीं आता है एंड गेट्स अ 6 इन द सेकंड रो, फर्स्ट की जगह सेकंड रो में अगर उसका 6 आता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखो फर्स्ट रो में तो 6 आया नहीं, तो यानी कि फर्स्ट रो में 6 ना आने की जगह आउट ऑफ दो 5 नंबर कोई भी नंबर आ सकता है, ये हो गया 5/6। तो सेकंड रो में 6 आ गया, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन नहीं है, सेकंड में ही आया। जैसे भी आपने कहा था फर्स्ट 5 रो में 2 6 आने चाहिए जो हमने क्वेश्चन किया था, और 6 रो में 6 आना चाहिए आपका, इंटू किया था ना। इसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है आपकी वो होगी 5/32। इस केस की प्रोबेबिलिटी 5/32 क्या, कि अगर जो 6 है वो सेकंड रो में होगा, बट अगर सेकंड रो में 6 आएगा तो पैसे जीतेगा या हारेगा? फर्स्ट रो में 6 नहीं आएगा वो 1 रुपया हार जाएगा, सेकंड रो में 6 आ जाएगा वो 1 रुपया जीत जाएगा, तो बैलेंस हो गया 0। यानी कि वो एक भी पैसा ना जीते, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/36। ये भी क्लियर हो गया। थर्ड केस में चलते हैं। थर्ड केस में क्या कहा, इफ इट डज नॉट गेट अ 6 इन द फर्स्ट टू थ्रो, अगर फर्स्ट टू थ्रो में उसका 6 नहीं आता है एंड गेट्स द 6 इन द थर्ड थ्रो, फर्स्ट में 6 नहीं आया 5/6, सेकंड में भी 6 नहीं आया 5/6, और थर्ड थ्रो में 6 आ गया, बट इस केस में कितने पैसे जीतेगा? फर्स्ट में 6 नहीं आएगा वो 1 रुपया हार जाएगा, सेकंड थ्रो में भी 6 नहीं आएगा वो फिर 1 रुपया लूज कर जाएगा, और लास्ट थ्रो में जब 6 आ जाएगा 1 रुपी वो जीत जाएगा। ओवरऑल माइनस टू प्लस वो 1 रुपी लॉस में आ जाएगा। तो हमारे पास 3 डिफरेंट केसेस बने। पहला, वो 1 रुपया जीते, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आई। दूसरे केस में क्या हुआ, वो ना वो पैसा जीता है ना हारा, 0, इसकी प्रोबेबिलिटी होने की क्या है? 5/36। तीसरे केस में वो 1 रुपी लूज करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25/216। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है? एक्स इंटू टी एक्स, यानी कि 1 इंटू 1/6 प्लस 0 इंटू 5/36 प्लस -1 इंटू 25/216, इनका जो सम आएगा दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। यू कैन सी दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू समेशन ऑफ एक्स और पी एक्स का जो प्रोडक्ट होता है उसका समेशन, एक्स इंटू पी एक्स प्लस एक्स इंटू पी एक्स प्लस एक्स इंटू पी, ये हो गया 1/6, ये हो गया 0 प्लस माइनस -25/216।
यहाँ से आपका एल्सियम कितना आ गया 216, इसको इससे डिवाइड करोगे 36 आ जाएगा -25, ये हो जाएगा आपका 11/216, इट विल बी 11/216। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें न्यू चीज क्या थी इस क्वेश्चन में आपने कि एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। किस चीज की एक्सपेक्टेड वैल्यू? अमाउंट। तो अमाउंट वो जीतेगा, इससे जो भी जितना भी देखो क्वेश्चन में बताया गया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विन्स और लॉस। तो जितने भी केसेस बनेंगे उसमें जो भी अमाउंट होगा उसको जीतने और हारने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो पी होगा, और जो वो अमाउंट होगा वो आपका एक्स है। अब इस कॉम्बिनेशन से आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, जितने भी केसेस बनेंगे सब एक्स इंटू पी करके सभी का आपको क्या करना होता है, सम करना होता है, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो जिस चीज की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी होती है उस केसेस, उसके डिफरेंट केसेस में उसकी प्रोबेबिलिटी, तो फिर एक्स और पी का प्रोडक्ट का जो सम होगा सभी केसेस का, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज वी हैव 4 boxes A B C and D, ओके, कंटेनिंग मार्बल। 4 बॉक्स है, चारों में मार्बल है। अभी आपको सिचुएशन गिवन है कि जो बॉक्स ए है उसमें रेड मार्बल कितना है 1, व्हाइट मार्बल 6 है और ब्लैक मार्बल 3 है। जो बॉक्स बी है आपका उसमें रेड मार्बल 6 है, व्हाइट मार्बल 2, ब्लैक 2। सिमिलर वे जो बॉक्स सी है उसमें रेड मार्बल कितना है 8, व्हाइट 1, ब्लैक 1। ओके, और जो बॉक्स डी है आपका उसमें रेड मार्बल कितना है 0, व्हाइट 6 और ब्लैक 4। तो क्या कहा, वन ऑफ द बॉक्स हैज बीन सेलेक्टेड एट रैंडम। तो 4 बॉक्स है, चारों बॉक्स को सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो पहले तो बॉक्स सेलेक्ट करोगे, तो पहले आपने बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली। देन एंड अ सिंगल मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, और यहाँ से आपने एक सिंगल मार्बल ड्रॉ किया। फिर क्या कहा गया आपको, इफ द मार्बल इज रेड, तो आपने मार्बल निकाला, अगर वो रेड है, अगर वो क्या है रेड, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए। जो इवेंट है वो आपको गिवन है, तो बॉक्स ए से ड्रॉ किया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या आपने उसको बॉक्स बी से ड्रॉ किया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या उसको आपने बॉक्स सी से ड्रॉ किया था, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें इवेंट बनाने। तो इवेंट में क्या होगा, फर्स्ट तो सेम टाइप ऑफ इवेंट है, वो क्या है, सिलेक्टिंग अ बॉक्स, बॉक्स एक्स, बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी, एक और आएगा यहाँ पे जो रह गया, सिलेक्टिंग बॉक्स सी। और कॉमन इवेंट क्या है आपका, कॉमन इवेंट क्या है, ड्रॉइंग रेड मार्बल, कि आपको रेड मार्बल ड्रॉ करना है। इसमें जो भी केसेस बनेंगे वो सारे क्या क्या होंगे, आउट ऑफ द 4 बॉक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बॉक्स ए को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। सभी बॉक्स 4 बॉक्स है, तो किसी भी बॉक्स को पिक करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, चारों में से एक टाइम पे एक ही बॉक्स आपके फेवर में होगा, तो टोटल 4 है, तो सभी बॉक्स को पिक करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। नाउ बॉक्स ए है और उससे रेड बॉल ड्रॉ हुई है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर आप फर्स्ट बॉक्स में जाओ तो वहां पे कितनी रेड बॉल्स है, वहां पे 1 रेड बॉल, और टोटल बॉल्स कितनी है 6 और 3 9 और 1 10, तो 1/10। तो फर्स्ट बॉक्स है और उससे रेड बॉल निकली है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 होगी। अब सेकंड बॉक्स से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेकंड बॉक्स में 6 रेड बॉल्स है, टोटल कितनी है 10, तो 6/10। तो सेकंड बॉल से रेड, सेकंड बॉक्स है और उससे रेड बॉल निकली है, यानी कि बॉक्स बी, उसकी प्रोबेबिलिटी 6/10। थर्ड बॉक्स, अगर आप थर्ड बॉक्स में देखो तो थर्ड बॉक्स में कितनी रेड बॉल है, थर्ड बॉक्स में हमारी 8 रेड बॉल्स है, टोटल यहाँ भी 10 है। तो थर्ड बॉक्स है आपका सिलेक्ट हुआ है और रेड बॉल आपने उससे ड्रॉ किया, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 8/10। अब फोर्थ बॉक्स की बात करते हैं, फोर्थ बॉक्स आपका सिलेक्ट हुआ है और फिर रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0। फोर्थ बॉल से रेड बॉल निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। अब क्या कहा कि रेड बॉल निकली है और फर्स्ट वो बॉक्स ए से निकली है, तो आपको क्या फाइंड करना है, कहने से ए बाई, रेड बॉल निकली है बॉक्स बी से निकली है तो बी बाई, सिंपल है। पी ऑफ ए बाई में क्या होगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाई बाय द टोटल प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होगी, जितने भी इवेंट है ए बी सी डी सभी का सम, सभी की वैल्यू पुट कर दोगे और उसका जब आप टोटल करोगे वैल्यू पुट करके
ये आपकी न्यूमरेटर वैल्यू आ जाएंगी सारी, ये डिनोमिनेटर में दिस वन सी इंटू ई बाई सी और डी इंटू ई बाई डी हमारा जीरो आता है तो वैसे जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4/10 4 ये सारा आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या होगा 1 इंटू 1 1 1 प्लस 6 प्लस 8। तो रेड बॉल आपने ड्रॉ किया और बॉक्स ए से किया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/50, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/50। कैन सी दैट योर आंसर इज 1/50। ब्रैडफोर्ड ड्रू ये सेकंड बॉक्स से आपने इसको ड्रॉ किया, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। अगेन पी बी इंटू पी ऑफ ई बाई डी, डी आएगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी ए बी सी और डी, जब आप सबकी वैल्यू पुट करोगे while putting the value of all these events e by p, ओके ये हो गया 1/4 6/10 1/4 इंटू 1/10 1/4 इंटू 6/10, ये तो सेम ही होगा। सी के केस में क्या होगा 1/4 इंटू 8/10 और ये आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू आपकी जीरो। अब अगर आप देखो तो 4 इंटू 10 ये सारे आपके कैंसिल हो जाएंगे। 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 8, तो ये हो गया आपका 6/15, दैट इज 2/5। तो रेड बोर्ड ड्रू हुई है और सेकंड बॉक्स से निकली, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी 2/5। बाकी चलते हैं, थर्ड बॉक्स है और उसे रेड बोर्ड ड्रू हुई है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अच्छा सी इंटू ई बाई सी, फिर ए बी सी डी सभी की वैल्यू पुट कर दोगे। 4 इंटू 10 ये कैंसिल हो जाएगा। 1 इंटू 8 कितना आ जाएगा 8, 1 1 इंटू 6 6 1 इंटू 8 8 और ये हो गया आपका 0। 14 तो 8/15 ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये आपका आंसर हो गया 8/15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 which is a very very important question. Question is, assume that the chances of a patient having a heart attack is 40%। किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आने के जो चांसेस है 40% है, ये आप एज्यूम करो, ठीक है। उसके बाद इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट अ मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%। ये माना जाता है कि अगर कोई मेडिटेशन कर रहा है, योगा कर रहा है, तो हार्ट अटैक होने के जो चांसेस है, जो नॉर्मल चांसेस है, तो 30% रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग reduces its chances by 25%। ड्रग्स का मतलब मेडिसिन, कि अगर आप कोई मेडिसिन लेते हो तो हार्ट अटैक होने के जो चांसेस है वो 25% रेड्यूस हो जाते हैं। मेडिटेशन और योगा से 30% और ड्रग यानी कि मेडिसिन लेने से जो चांसेस है वो 25% रेड्यूस हो जाते हैं। ओके, देन एट अ टाइम अ पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शंस विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। कि भाई कोई भी पेशेंट है, हो सकता हो मेडिटेशन योगा वाला हो या वो ड्रग्स उसने ड्रग्स लिए हो, दोनों के होने के जो चांसेस है वो इक्वल है। देन it is given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffers a heart attack। ये एक पेशेंट है, वो हो सकता है मेडिटेशन योगा वाला हो या हो सकता है ड्रग वाला हो, पर दोनों में से किसी भी ऑप्शन से जाने के बाद उसको हार्ट अटैक हो गया। इवन आपको गिवन आ गया, यहाँ से एक चीज क्लियर है कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। अब उसको हार्ट अटैक हुआ है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो जो पेशेंट जिसको ये हार्ट अटैक हुआ है वो मेडिटेशन और योगा करने वाला है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी सारे इवेंट्स है वो हम देखते हैं क्या क्या होगा। तो एक इवेंट यहाँ पे क्या क्या बनेगा, एक तो ये बनेगा कि पर्सन चूजिंग मेडिटेशन एंड योगा, जो सेम टाइप ऑफ इवेंट है ए और बी, वो क्या होगा, या तो पर्सन मेडिटेशन और योगा कर रहा है या वो ड्रग्स ले रहा है यानी कि मेडिसिन ले रहा है। ओके, और इवेंट क्या है, ये सब ले करने के बावजूद उसको हार्ट अटैक आ गया। अब इसमें जो भी हमारे केसेस होंगे वो क्या क्या होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यानी कि पर्सन जो मेडिटेशन और योगा कर रहा है और या फिर वो ड्रग्स ले रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों के होने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 यानी कि इक्वल है। तो जब इक्वल होता है तो हम हाफ हाफ लेते हैं कि पर्सन मेडिटेशन योगा कर रहा है या पर्सन जो ड्रग्स लेने वाला है, इसकी प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो इक्वल है, तो 1/2 1/2। ओके, तो पहले हमने एक पर्सन को सिलेक्ट किया जो मेडिटेशन और योगा कर रहा है, फिर
एक पर्सन है जो मेडिटेशन और योगा कर रहा था, लेकिन फिर भी उसको हार्ट अटैक हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी 40% है। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि अगर आप मेडिटेशन और योगा करते हो तो हार्ट अटैक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 30% रेड्यूस हो जाती है। कितना रेड्यूस हो जाती है? 30%। यानी कि जो भी ये प्रोबेबिलिटी है इसका 30% रेड्यूस हो जाए। तो 40/100 का 30% है वो मैंने इसमें से माइनस कर दिया। अब अगर मैं यहाँ 40/100 कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 माइनस 30/100। तो 100 माइनस 30 कितना हो गया? 70/100। तो जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन होता है जितना परसेंट हम रेड्यूस करते हैं तो डायरेक्टली आप जैसे 100 में से कितना रेड्यूस हुआ? 30, तो 70/100। अगर ये होता 40/100 माइनस 40/100 इंटू 60/100, इसमें 60% रेड्यूस हुआ। तो 100 में से 60 माइनस किया कितना है? 40। तो डायरेक्टली आप इसको कैसे लिखोगे? 40 इंटू 40/100। अगर यहाँ होता 70/100 तो हम लिखते हैं 30/100। तो जितना रेड्यूस होता है 100 में से उसको माइनस करके डायरेक्टली उसको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं। 30% रेड्यूस हो तो 100 माइनस 30 70/100। और कैसे आए ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप कॉमन लोगे तो 100 माइनस 30 70/100 ही है। तो अगर वो मेडिटेशन और योगा कर रहा है तो जो पहले प्रोबेबिलिटी थी हार्ट अटैक आने की उससे 30% रेड्यूस हो जाती है। यानी कि जो 40% था वो 28/100 है। ओके, एंड देन अगर कोई पर्सन ड्रग्स ले रहा है तो हार्ट अटैक होने की जो प्रोबेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो 25% रेड्यूस हो जाती है। तो पहले कितना था हार्ट अटैक आने के जो चांसेस थे? 40% थे। 25% अगेन 100 माइनस 25 75 है। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। ये आगे 30/100 सब कुछ हो गया। अब आपको क्या बताना है कि पर्सन को हार्ट अटैक आया है और इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो मेडिटेशन और योगा करने वाला क्वेश्चन है। पी ए बाई पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाय टोटल प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट ए प्लस बी। जब सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे by putting all these values probability of happening of event है 1/2। ये अभी हमने फाइंड किया 28/100। 1/2 इंटू 28/100 प्लस 1/2 इंटू 30/100। बाई सॉल्विंग 2 इंटू 100 देखो कॉमन है ये कैंसिल हो जाएगा। 1 इंटू 28 28 28 प्लस 30 28/50 दैट इज 14/20। ओके, the next question is question number 14 and the question is if each element of a second order determinant is either 0 or 1। कहता है डेटरमिनेंट है जिसमें जो एलिमेंट है या तो वो 0 होगा या 1 होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट इज पॉजिटिव। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 को यूज करके ऐसे कितने हम डेटरमिनेंट हम बना सकते हैं जिनकी वैल्यू जो होगी पॉजिटिव आएगी। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 0 1 और यहाँ पे लिखा 0 0। अब डेटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं? 0 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 1 1। तो ये तो नेगेटिव आ रहा है। तो यही वो कह रहा है कि 0 और 1 को यूज करके जैसे मैंने लिखा 0 1 1 1। ठीक है, तो 0 इंटू 1 जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ लिखा 0 तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 इंटू 0। अब ये पॉजिटिव। तो ऐसे कितने डेटरमिनेंट बनेंगे जिनकी वैल्यू क्या आएगी? जिन डेटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। एज्यूम दैट इंडिविजुअल एंट्रीज ऑफ डेटरमिनेंट आर चूजन इंडिपेंडेंट। अब जितने आप चाहो तो सभी 0 कर लो, आप चाहो सभी को 1 रखो, वो आपको छूट है। ईच वैल्यू लेकिन जो भी वैल्यू होगी वो या तो 0 या 1। एज्यूम विद प्रोबेबिलिटी 1/2। हर एक वैल्यू के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 1/2। अब देखो 0 और 1। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया मैं फिर से स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ। ईच एलिमेंट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर का मतलब 2 रोज 2 कॉलम। तो ये आपकी 4 प्लेसेस है। ये आपकी 4 प्लेसेस है, राइट। अब यहाँ इस प्लेस में 0 और 1 हो सकता है, यहाँ भी 0 या 1 कुछ भी आ सकता है, यहाँ भी 0 और 1 कुछ भी आ सकता है, यहाँ भी। तो हर प्लेसेस पर उस एलिमेंट को पुट करने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी है? 2 वेज है। तो टोटल वेज कितने होंगे? ये भी 2 ये भी 2। तो 4 पोजिशन पे 2 2 वेज। बाय फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल वेज को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो टोटल आउटकम है वो तो आपका आ जाए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यानी कि इस केसेस के हिसाब से आपके 16 डेटरमिनेंट बनेंगे। उन 16 में से कितने ऐसे होंगे जो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे ये आपको बताएं। ओके,
तो टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ सेम सेकंड ऑर्डर विथ ईच एलिमेंट बीइंग 0 और 1 वो कितने होंगे? 16 होंगे। अब आउट ऑफ दिस हाउ मेनी विल गिव द पॉजिटिव वैल्यू? तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज पॉजिटिव इन द फॉलोइंग केसेस। तो सिंपल सी बात, आप इधर ध्यान दो, ये वाली वैल्यू जो है ना आपको ये आपकी बड़ी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 है, तो 1 में से मैं 0 माइनस करूंगा, ये पॉजिटिव ही आएगा। अगेन 1 इंटू 1, 1 माइनस 0 ये भी पॉजिटिव आएगा। 1 इंटू 1 भाई 1 0 और 0 1 ये भी डिफरेंट केस हो गए ना। और 3 आपके ऐसे केसेस होंगे सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट के जिसमें आप 0 और 1 को पुट करके आपका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव है। तो टोटल कितने थे? 16। तो योर आंसर विल बी 3/16। योर आंसर विल बी 3/16। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन इज an electronic assembly consists of two subsystems। एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली में दो सिस्टम है, एक ए है और एक बी है। देन फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी आर एज्यूम टू बी नोन। तो पहले से जो की टेस्टिंग की गई है उसके बेसिस पे कि जो ए सिस्टम के फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0.2 की। बी सिस्टम अलोन फेल हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.15 है। ए और बी दोनों ही फेल हुए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.15 है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको? इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी दैट ए फेल्स ए बाय बी। यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? मैंने कहा था तो डिनोमिनेटर वाला कैसे गिवन कि बी फेल हुआ है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, अगर बी फेल होता है तो ए भी फेल होता है, यानी कि पी ऑफ ए बाय बी आपको फाइंड करना है। बी फेल हो चुका है क्योंकि नीचे वाला केस होता है गिवन, तो फाइंड करो अगर बी फेल हुआ है तो ए भी फेल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ओके, इसको समझने के लिए वेन डायग्राम का यूज करेंगे। देखो ये हो गया आपका सब सिस्टम ए और बी। ये जो मैंने शेड किया हुआ ये शो कर रहा है कि ये आपको शो कर रहा है बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी। ये वाला शेडेड रीजन शो कर रहा है सिर्फ ए फेल है, और ये जो इंटरसेक्शन है ये शो कर रहा है कि दोनों फेल है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ए आपका सब सिस्टम है, उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। अकेले सिर्फ बी की फेल होने की प्रोबेबिलिटी जो है आपकी। अब अकेले बी का मतलब क्या हुआ? अकेले बी का मतलब ये हुआ ना कि पूरे बी में से इसका इंटरसेक्शन माइनस कर दो तभी तो ये अकेले वाला केस आएगा, अलोन वाला। तो बी में से पूरे बी वाले केस की प्रोबेबिलिटी में से अगर मैं उसका इंटरसेक्शन माइनस कर देता हूँ तो बी अकेला फेल हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी। ओके, देन अब बी के अकेले फेल होने की यानी कि सिर्फ बी फेल हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 0.15 है। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड किया कि ओवरऑल बी के फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी, ये पूरा जो शेडेड रीजन है ये, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ये आपके होगी 0.3। ये कितना होगा? 0.15 प्लस 0.15 0.3। ओके, अब मुझे फाइंड क्या करना है कि बी फेल हो चुका है तो ए भी फेल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी दैट इज ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0.15 है, और बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी हमने अभी फाइंड की आई है 0.13। डेसिमल रिमूव करोगे 15/100, डेसिमल रिमूव करोगे 3/10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3×5=15, 5/10 0.5। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो सेकंड पार्ट में क्या कहा आपको? ए सिर्फ ए फेल हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो देखो अगर ए फेल हुआ है अलोन, यानी कि पूरा ओवरऑल जो ए वाला केस है उसमें से जो इंटरसेक्शन वाला केस है वो भी आपको माइनस करना होगा, तब आपका ए वाला केस है। ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, तो ए और बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है 0.1। तो सिर्फ और सिर्फ ए फेल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.05। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन इज that one contain 3 red and 4 black holes. Okay, and bag 2 contain 4 red and 5 black holes. Okay, then one ball is transferred from bag 1 to bag 2. क्या कहा कि फर्स्ट बैग में तो 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, सेकंड बैग में 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अब एक बॉल आपने ट्रांसफर की बैग 1 से बैग 2 में, ठीक है। देन
अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैक टू, बॉल के ट्रांसफर होने के बाद आपने बैक टू से बॉल को ड्रॉ किया। द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर, जो बॉल आपने फिर सेकंड बैक से ड्रॉ किया है ट्रांसफर होने के बाद, उसका कलर क्या था, रेड। अब आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो बॉल यहाँ से ट्रांसफर हुई थी वो ब्लैक, यानी कि अगर रेड बॉल सेकंड बॉल से ड्रू हुई है तो फर्स्ट बॉल से जो बॉल ट्रांसफर हुई थी वो कौन सी थी, वो ब्लैक थी। यानी कि ये आपको फाइंड करना है कि अगर फर्स्ट बॉल से सेकंड बैग में ट्रांसफर, यानी कि अगर मैं इसको सिंपल वे में बोलूँ तो फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में जब बॉल ट्रांसफर हुई है वो ब्लैक है, इसके बाद सेकंड बॉल से आपने रेड बॉल को फाइंड किया है, रिव्यू किया है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एनालिसिस अगर आप देखो तो क्या होगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट बैग है उसमें 3 रेड और 4 ब्लैक है, जो सेकंड बैग है उसमें 4 रेड और 5 ब्लैक है। अब देखो इसमें जो केसेस बनेंगे, इवेंट है वो क्या क्या होंगे, भाई हो सकता है कि फर्स्ट बैग से जो सेकंड बैग में बॉल ट्रांसफर हुई है वो रेड है, ये भी हो सकता है कि जो फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में जो बॉल ट्रांसफर हुई है वो ब्लैक है, राइट। अब इवेंट क्या है आपका कि सेकंड बैग से जो आपने बॉल ड्रॉ किया वो रेड। अब इसमें क्या क्या केसेस आपके बनेंगे, सिंपल सी बात है। पहला केस तो ये हो गया आपका कि आपने फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में जो बॉल ट्रांसफर हुई है वो रेड है। अब फर्स्ट बैग में 3 बॉल्स है, रेड, टोटल कितने 7, तो फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में रेड बॉल ट्रांसफर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/7। 3/8 का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में रेड बॉल ट्रांसफर हुई है और उसके बाद सेकंड बैग से भी रेड बॉल ही आपने निकाली, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब इसको समझने के लिए आप यहाँ इस पिक्चर को बनाएंगे, अगर यहाँ से एक रेड बॉल ट्रांसफर होगी तो अब कितनी रेड बॉल हो जाएंगी, 5 रेड बॉल। तो अगर मैं रेड बॉल यहाँ से ड्रॉ करूंगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/10, तो ये होगी 5/10। ओके, दूसरा केस क्या है कि यहाँ से ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई है, तो यहाँ ब्लैक बॉल तो होगी 6, बट निकाली कौन सी है, रेड। अब इस केस में रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/10, क्या होगी 4/10। यू कैन सी दैट। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें ये करना था कि जो सेकंड बैक से जो है वो रेड बॉल ड्री हुई है, ये तो हो गया आपका इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि फर्स्ट बैक से सेकंड बैक में जो बॉल ट्रांसफर हुई थी वो ब्लैक, इस केस बाय बेस थ्योरम क्या होगा, बी के केस में पी इंटू ई बाई बी, बाय टोटल प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट ए प्लस बी, ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/7, ये हो गया 5/10, ये हो गया 4/7, अगेन 3 पी ऑफ ए 3/7, इनमें वैल्यू सारी होती है, पी ऑफ बी कितना 4/7, ये हो गया 4/10, देन 3/7, 5/10, देन 4/7 और 4/10। तो देखो 7/10 तो सभी केसेस में कैंसिल हो जाएगा आपका, 4/4 का क्या हो जाएगा 16, 3/5 का क्या हो गया 15, बीच में क्या आएगा प्लस और 4/4 का 16, ये हो गया 16/6 और 5 11 31, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 16/30। Okay, this is the answer of this question. Let's move to the next question. The objective type question, and the question is if A and B are two events such that probability of event A is not equal to 0 and B by A condition probability आपकी जो है ये 1 के equal है, so out of these option which one is the correct option? Okay. First of all, probability of event A is not equal to 0, B by A किसके equal है 1। अब ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, B इंटरसेक्शन A by P, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस वैल्यू इज 1। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो पी ऑफ ए जो है, ये भी हमने किया भी था, क्या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी उसके इंटरसेक्शन के इक्वल हो, इसका मतलब ए जो है आपको बी का सबसेट है, जिस इवेंट के भी वो इक्वल होते हैं वो इवेंट दूसरे इवेंट का सबसेट होता है। ओके, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी है आपकी ए बाई बी, ये अगर पी ऑफ ए से ग्रेटर है तो विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस करेक्ट। अब केसेस को करने से पहले थोड़ा इसको आप असेस करो क्वेश्चन को। ये आपका केस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज ग्रेटर देन पी ऑफ ए, तो ए बाय बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी बाय पी थी, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किससे इक्वल होगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो पी ऑफ ए बाई पी, अगर मैं ए को यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी बाई। तो ये फाइनल कंडीशन क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, क्योंकि बी ए इंटरसेक्शन की कंडीशन किस पर है, ए पर, बी बाई ए ग्रेटर देन पी। ये आपका क्या था, ऑप्शन सी। ये आपका क्या था, ऑप्शन सी। भाई ये केस गिवन था, ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी थी, ग्रेटर देन क्या था, पी। अब ग्रेटर देन पी ए कहीं आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, फिर इस केस में दिखाई दे, ओके। अब मैंने इसको देखा तो ये हो गया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन, ये हो गया पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अब इसके साथ मैं जाता हूँ तो ये आपका लेस देन का साइन है, तो ये तो इससे मैच हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन क्या बचते हैं, अब ये वाले ऑप्शन में चलते हैं। अब इसमें तो लेस देन वाला केस, इसमें इस अब यहाँ ये और ये मेरा मैच कर, लेकिन ये इसको इसके मैच करने के लिए बी बाई ए होना चाहिए। मैंने क्या किया, मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके आ गया। जैसे आपका पी ऑफ ए डिनोमिनेटर पोजीशन पर आ गया, तो ये मुझे पता ए इंटरसेक्शन की कंडीशन ए पर है, तो बी बाई ए, ये आपका आंसर होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, फिर आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट। Question is, if A and B are any two events such that P of A plus P of B minus P of A and B, that is intersection। ये अगर P A के इक्वल है तो आपको ये बताना है कौन सी ऑप्शन ट्रू है, इस कंडीशन के बेस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, A एंड B हो गया A इंटरसेक्शन B, राइट। अब अभी हमने क्या था, P A से तो देखो P A कैंसिल हो जाएगा। अब B में से अगर मैं उसके इंटरसेक्शन को माइनस करूंगा, ये आपका पी ओ पी है माइनस इंटरसेक्शन बी, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये माइनस यहाँ के शिफ्ट होके क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। ये इस तरह से हो गया आपका, हो गया आपका इस तरह से। अब ये देखो, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आपके पास ऑप्शन कुछ है, पी ऑफ बी बाई ए वन के इक्वल होगा या बी बाई जीरो के इक्वल, ए बाई बी वन या ए बाई बी जीरो, ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय पी ऑफ बी, तो ये क्या हो गया आपका, पी ऑफ बी पर कंडीशन है ना, तो ये हो गया ए बाई बी, ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, वन। तो पी ऑफ ए बाई बी वन के इक्वल होगा, ये आपकी ऑप्शन बी है। ये आपका क्या है, ऑप्शन, दिस इज योर ऑप्शन, पी ऑफ ए बाई बी जो है आपका वन के इक्वल। यहाँ आपको ये पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर जो है आपका, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, वो सारा आपका आपके सिलेबस में क्या क्या था, 13.1 पहले हमने वो किया, 13.2, 13.3, 4 और 5 आपके सिलेबस में नहीं था, फिर उसके बाद हमने किया मिसलेनियस। तो ये आपका जो करंट सेशन था 2020-2021, इसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी का ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो